तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़े थे? हमने ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री पढ़े थे। ब्रोंकियल ट्री कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ट्रैकिया से इन हाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या इनिशियल ब्रोंक्यूल बोल सकते हो, क्योंकि इनिशियल ब्रोंक्यूल में मैंने 2 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से पार्ट्स बताया था इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में? 2 पार्ट्स। एक तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बता दिए, दूसरा कौन सा पार्ट होते हैं? सही है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकियल ट्री के पार्ट होते हैं? नहीं, किसके पार्ट होता है तो? नहीं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले क्या प्रेजेंट होते हैं? हाँ, मैं तो वो चीज़ें पूछ रहा हूँ ना। ठीक है, आगे स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज नॉट द पार्ट ऑफ द किसके? ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, इसमें हमने पढ़े थे कि जो सी सिप कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, सी सिप कार्टिलेजिनस रिंग, ये कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते हैं, वहाँ से अल्वियोलाई तक एब्सेंट होती हैं ये। ठीक है, तो इसी से ना 2 चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कि इसमें जो हमें 2 पार्ट देखने को मिल रहा है। एक तो देखने को मिल रहा है इसमें कंडक्टिंग पार्ट देखने को मिल रहा है, और दूसरी इसमें देखने को मिल रहा है रेस्पिरेटरी पार्ट देखने को मिल रहे हैं। हाँ या ना? है भी। जैसे कंडक्टिंग पार्ट्स में क्या है, या कंडक्टिंग जोन्स में, जिसमें एयर वो हो रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी जोन में क्या होगा? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एक्चुअली हो रहे हैं। हो रहा है क्या? कहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हो रहे हैं? फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक होते हैं। बट मेन जो जो रेस्पिरेटरी जोन के जो मेन पार्ट्स जहाँ पे मैक्सिमम गैसेज की एक्सचेंज होती है, वो होती हैं एल्वियोलाई होते हैं। हाँ या ना? सही है। अच्छा, मैंने ये बताया था कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकियल ट्री में? बताया था? हाँ या ना? हाँ, बताए थे। ब्रोंकियल ट्री में कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? तो ये ब्रोंकियल ट्री में प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया से लेकर लेफ्ट या राइट टर्शियरी ब्रोंकस तक प्रेजेंट होते हैं। हाँ या ना? पूरे के पूरे ब्रोंकियल ट्री बताया था कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का? ओके, नहीं, उसको करेक्ट कर लो। करेक्ट क्या करना है कि कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज? ट्रैकिया से लेकर इधर, ट्रैकिया से लेकर कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं टर्शियरी ब्रोंकस के लिए प्रेजेंट होते हैं। शायद हो गया होगा, बट एक बार करेक्ट कर लेंगे उसको। इधर इधर, हाँ, इधर ट्रैकिया से, इधर देखना, ट्रैकिया से जो प्रेजेंट होते हैं टर्शियरी टर्शियरी ब्रोंकस। ठीक है, ये किससे लाइन होते हैं? ये होते हैं लाइंड विथ pseudo stratified columnar ciliated columnar glandular epithelium। ठीक है, एक ये पार्ट, दूसरी पार्ट, ठीक है, इसी ब्रोंकियल ट्री में जो दूसरी पार्ट हमें देखने को मिलते हैं इनिशियल ब्रोंकस ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल बताया था, तो जो इसमें जो दूसरी पार्ट प्रेजेंट होती है इनिशियल ब्रोंक्यूल, इधर इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, इसमें 2 पार्ट आते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, आते हैं ना? 2 पार्ट आते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, एक टोटल पल्मोनरी, हाँ, नहीं बताए थे क्या? तो वो सच में क्या दिखाना? नोट दिखाना, तुम्हारा नोट दिखाना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं फिर से उसको ट्री को बताऊंगा, जो मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्री और ब्रोंकियल ट्री। मतलब ये टोटल मैं ये पूछ रहा हूँ, जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है उसमें मैंने बताया था 2 पार्ट्स आते हैं, तो फ्लो चार्ट उसी में बता रहा हूँ ना, उस फ्लो चार्ट में नहीं था? टर्मिनल ब्रोंकियल से पहले क्या ये है क्या?
टोटल पल्मोनरी ब्रंक्यूल्स है ना, वो चीज़ वही चीज़ तो पूछ रहा हूँ ना मैं। और उसको मैंने मार्क करके लिखा था कि ये इनिशियल ब्रोंकियल इसको बोलते हैं, नहीं लिखे थे। तो उसी पर क्या करना, जहाँ पे लिखे होंगे ना, अब ऐसे वहाँ पे कर लेना ना, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखे होंगे पहले क्या, एक यहाँ पे लिखे होंगे फर्स्ट में पल्मोनरी ब्रोंक्यूल लिखे थे, ये पल्मोनरी, ये लिखे थे पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स लिखे थे। फिर पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स के बाद ये लिखे थे यहाँ पे कि टोटल नहीं टर्मिनल, टर्मिनल लिखे थे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब इन दोनों के ही ना, इन दोनों को हम एक नाम देते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। समझ में आया? पहले क्या था, पहले था तुम्हारा इसमें यहाँ पे टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स था, यहाँ पे ये था ना टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पल्मोनरी, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स को दोनों को क्यूमुलेटली हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यानी ये टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये जो जिस एपिथेलियम से लाइन होते हैं वो होते हैं स्लेटेड कलमनार एपिथेलियम से लाइन होते हैं, ठीक है। ये किससे लाइन होती हैं, ये जो ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं ये लाइंड होते हैं, लाइंड विथ सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम, ठीक है। ये अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन से मतलब कि ब्रोंकियल ट्री के पार्ट किस टाइप के एपिथेलियम से लाइंड है, ये कभी कभी पूछ ली जाती है। मैंने उसके बाद बताया था रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री ये स्टार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक, और ये लाइन होते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होते हैं, और यहीं पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम देख रहे हैं ना, तो इसमें दो टाइप का ट्री देख लिए, ठीक है ना, ब्रोंकियल ट्री देखे और रेस्पिरेटरी ट्री देखे। तो जो ब्रोंकियल ट्री होती हैं ये कवर्ड होती है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से, देखो वहाँ पे एकदम बताया है वहाँ तक ले। एंड जो नेक्स्ट ट्री है रेस्पिरेटरी ट्री, उसमें कोई कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंस याद रहने चाहिए, ठीक है। तो एक साइड में लिख लो, बेटर रहेगा कि ये लिख ही लो, जो इसमें बेसिक्स डिफरेंस है ना वो चीज़ लिख लो। बेसिक्स डिफरेंस में क्या क्या हमने एक यहाँ पे देखे थे, ब्रोंकियल ट्री। पहले ये बताओ कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ब्रोंकियल ट्री कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ। और एंड कहाँ पे होते हैं बताओ ना। यस, टर्मिनल ब्रोंकियल। फिर ये इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हैविंग सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है क्या। तो जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा ये बताना, इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से, और एंड कहाँ पे करते हैं, एल्वियोलाई तक, ठीक है। यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होते हैं, ये लिख लेंगे। लिख लिए थे, ये लिखवाए थे क्या। हाँ, लिखवा दिए थे, ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो अब इसके बाद इसमें तुम्हें एक चीज़ याद रखना कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज नॉट कवर्ड विथ दी सी शेप कार्टिलेजिनस
रिंग या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। ये याद रहेगा, ठीक है, जब वो इसके पाथवे पढ़ेंगे ना, जब वो सीक्वेंस पढ़ेंगे ना, तो उस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें यहाँ पे आगे देखना है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एक तो होगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कंडक्शन होती है, और दूसरी पार्ट ये होगा जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। ये पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो अच्छा, जब डलेगा तो उस पर भी यहाँ पे रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो जो भी इसका पॉइंट है जस्ट इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। तो अब ये जो मैं कंडक्टिंग पार्ट या जोन बोल रहा हूँ वो किसका पार्ट होगा? कंडक्टिंग जोन किसका पार्ट होगा? ब्रोंकियल ट्री का पार्ट होगा, हाँ या ना? और रेस्पिरेटरी जोन वो किसका पार्ट होगा? रेस्पिरेटरी ट्री का पार्ट होगा, ठीक है ना? तो जैसे अभी मैंने बोला कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पे इसके दो पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर ध्यान। एक है कौन सा? कंडक्टिंग पार्ट या जोन बोलो, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट या जोन। दूसरी कौन सा हो जाएगा बताना? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी जोन या पार्ट होंगे। जो कंडक्टिंग जोन और पार्ट होंगे ये किसका मतलब कि ये पार्ट होगा? ये ब्रोंकियल ट्री के पार्ट होंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक ये प्रेजेंट होंगे? होगा इसमें ही आएंगे, कंडक्टिंग जोन में ही या पार्ट में ही आ जाएंगे तुम्हारे ब्रोंकियल ट्री आ जाएंगे। बट ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम द नॉस्ट्रल से स्टार्ट होती हैं क्या? एयर की कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? नॉस्ट्रल से। और कहाँ तक ले रहती है ये? कंटिन्यू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ले, या इनिशियल ब्रोंकियोल डायरेक्टली बोल सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स से लेकर कहाँ तक बताना? इनिशियल ब्रोंकियोल। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताना? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई, सही है। फिर क्या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है क्या? कंडक्टिंग जोन में होता है या नहीं होता? यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज? नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे यस, यहाँ पे गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। हाँ, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, ठीक है, यहाँ पे गैसेज की एक्सचेंज होती है। दूसरी यहाँ पे जो अगर बात करते हैं कंडक्टिंग जोन या पार्ट की, तो कंडक्शन ऑफ एयर इन, मतलब कि कंडक्शन ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी, इन और आउट होती है। कंडक्शन ऑफ द एयर इन एंड आउट होती है थ्रू द रेस्पिरेटरी पाथवे, इसी में होती है कंडक्टिंग जोन में। जबकि इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है।
और इसके फंक्शन की बात करें कंडक्टिंग जोन्स के, तो इसमें क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ एयर। पढ़े थे क्या कि जो नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और आयल्स सिलिया प्रेजेंट होते हैं और इसमें आयल्स ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हाँ, क्लीनिंग ऑफ एयर, ठीक है। फिर यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग ऑफ एयर भी होती है। हाँ, ठीक है। और ये भी होता है कि उस एयर्स को बॉडी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट्स भी मेंटेन करी जाती है। तो 3 चीज़ें इसके फंक्शन याद रखेंगे, क्लीनिंग ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर एंड ब्रिंगिंग एयर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स रहेंगे ही नहीं कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसके फंक्शन और याद रखेंगे। पहला कौन सा बताना, यहाँ पे यस, क्लीनिंग ऑफ एयर। फिर यहाँ पे मॉइस्चराइजेशन, और मॉइस्चराइजेशन में क्या होती है, मॉइस्चर ऐड होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्या होती है, ब्रिंग एयर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। ये चीज़ें होती है क्या, ये 3 चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो ये इसका फंक्शन होती है कंडक्टिंग जोन्स का। बाकी रेस्पिरेटरी जोन्स में वही एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है, बट एक रेस्पिरेटरी जोन में जो मेन जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है वो होती है एल्वेलाई से। आगे हम एल्वेलाई के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर तो। अगर ये पूछ ली जाए कि एक्चुअल पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होती है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अकर्स थ्रू, हाँ, रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसने ये सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग की नंबर पूछ रहे थे ना, ट्रैक, हाँ, कहाँ पे, 16 से 20 सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया के ब्रोंकस या उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, वनली ट्रैकिया पे 6 to 20 इन नंबर ऑफ सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो लिख लेना, ठीक है। 16 to 20 सिर्फ ट्रैकिया पर, 16 to 20 सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग फाउंड इन ट्रैकिया, ऑन ट्रैकिया, ठीक है। ये याद रख लेंगे। हो गया, चलो अब जो हम देखते हैं ना, सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग है ना, तो ये सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो
एंटीरियर या डोर्सल वेंट्रल। तो ये क्या होते हैं, ये वेंट्रल वेंट्रल होते हैं और पीछे डोर्सल, यही होता है ना। तो ये किस साइड से प्रेजेंट होते हैं, ये वेंट्रली कंप्लीट होते हैं और डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, यही होते हैं ना। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट होती है ना जिस साइड में, उस साइड में एक टाइप का मसल्स प्रेजेंट होता है, मतलब कि यहाँ पे एक मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी मसल्स को बोलते हैं ट्रैकियलेरिस मसल्स बोलते हैं। ट्रैकियलेरिस मसल्स बोलते हैं, जो ये प्रेजेंट होते हैं किस साइड में, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकियलेरिस मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अच्छा, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग ये किस टाइप के ये कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं, ये किस टाइप, तो ना, हाँ बताए थे क्या, हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं ये। ठीक है, ये किससे मिलकर बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। तो ब्रैकेट में यहीं पर लिख लेंगे कि क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, तो ये याद रखेंगे। अब ठीक है, तभी तो ये मतलब कंप्लीट ये मतलब चिपकते नहीं है ये। ठीक है, ये चीज़ें होती है, ये सारी की सारी चीज़ें होगी। अब आगे हमें जो जो भी चीज़ें पढ़नी है वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक टर्म पढ़ते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है कि जो हम जितना भी एयर इनहेल करते हैं और जो लंग्स तक पहुंचते हैं, लंग्स के एल्वेलाई तक पहुंचते हैं, क्या उतना सारे के सारे एल्वेलाई तक एयर पहुंच जाती है, क्या नहीं, कुछ एयर इस कंडक्टिंग जोन्स में रह जाते हैं। ठीक है, और जो एयर्स हमारे मतलब कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो इसी ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, उसी एयर्स को हम बोलते हैं डेड स्पेस एयर, या उस स्पेस को बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। समझ में आया। अच्छा, कोई पाइप है तो क्या उस पाइप में तो कुछ ना कुछ तो एयर तो प्रेजेंट होता है ना, हमेशा हमेशा के लिए, जो जो एक साइड मतलब कि जो एक साइड से दूसरी साइड तक कभी रीच करता ही नहीं है, होता है ना। हाँ, और ये भी की चीज़ है कि तुम इधर से जितना पास करोगे इस ट्यूब के थ्रू, क्या उतना ही इधर निकलता है क्या, नहीं, कुछ कम निकलते हैं। और क्यों, क्योंकि इस स्पेस में हमेशा के लिए कुछ एयर रहते ही रहते हैं, इसलिए ये। और जो इसी हमारे जो डेड स्पेस में जो एयर हमेशा कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेड स्पेस एयर, और इस स्पेस को बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, क्योंकि आगे हमें पढ़ने अभी एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पे, पल्मोनरी वेंटिलेशंस और एल्वियोलर वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन बताए थे क्या, अरे पढ़ते ना, क्या होती है, जो ब्रीदिंग होती है ये पल्मोनरी वेंटिलेशन ही होती है ना, जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऐसा आते हैं। ठीक है, और एल्वियोलर वेंटिलेशन जो एल्वियोलाई लेवल्स पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है, एल्वियोलर वेंटिलेशन। अगर बताओ डेड स्पेस एयर अगर रहेगा तो क्या पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू द एल्वियोलर वेंटिलेशन होगा या नहीं होगा, नहीं। तो क्या होगा कि पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एल्वियोलर वेंटिलेशन होगा, हाँ या ना, ये चीज़ होगा, यस। तो हेडिंग डालेंगे अभी क्या कि एनाटॉमिकल, नहीं लिखे थे क्या, ओके जल्दी से इसको कर लेंगे। एक सी शिफ्ट कार्टिलेजिनस रिंग के लिए ये याद रहना चाहिए। और सी शिफ्ट कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शंस क्या होता है, प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, ये सी शिफ्ट कार्टिलेजिनस रिंग के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं तुम लैरिंक्स के लिए बोल रहे हो। ठीक है, हाँ,
तो हम लैरिंक्स में पढ़े थे, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज, 4 टाइप्स के कार्टिलेज पढ़े थे। कौन कौन से कार्टिलेज पढ़े थे? थायराइड, एरिटेनॉइड, क्रिकोइड, कार्टिलेज ऑफ सैंटोर्न। ठीक है, जिसमें से 3 कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं और एक कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, कार्टिलेज ऑफ सैंटोर्न। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा था, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता क्या है। स्पेस इन कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन कहीं स्पेस होगा ना जिसमें, ठीक है, स्पेस इन कंडक्टिंग जोन वेयर डेड स्पेस एयर, फिर डेड स्पेस एयर। अच्छा, कितना एयर प्रेजेंट होते हैं कंडक्टिंग जोन में, जो जिसका मतलब कि वो एल्वियोलाई तक पहुंचते ही नहीं है, तो 150 ml एयर प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 150 ml, इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली ये। यस, जैसे टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे ना, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, हाँ, तो उसमें ना जो जो भी एयर जाते हैं ना, उसको 150 ml एयर कम ही जाते हैं उसमें। तो क्या लिख रहे थे? हाँ, 500 ml होते, नहीं 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 नहीं, वैसे थोड़ी है कि एक नॉर्मल होती है ना, नॉर्मल नॉर्मल जो वेंटिलेशन होती है, वो तो एक होती है ना, तो वो नॉर्मल वेंटिलेशन में ही कंसिडर करी जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि 2 ml 200 ml ही नहीं। तो लिखेंगे स्पेस इन कंडक्टिंग जोन वेयर डेड स्पेस एयर, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, कितना 150 ml, हाँ 150 ब्रैकेट क्लोज, परसेंट, ब्रैकेट क्लोज है ना, परसेंट neither take part in gaseous exchange, neither take part in gaseous exchange। तो हम इस बेसिस पर ये बोल सकते हैं कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होते हैं इज ग्रेटर देन द क्या होते हैं, एल्वियोलर वेंटिलेशन, होता है ना, ये हम बोल सकते हैं ना ये चीज़ें, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ग्रेटर देन एल्वियोलर वेंटिलेशन। इसको और इसके बारे में ऐसा लिख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन हमेशा ग्रेटर देन द एल्वियोलर वेंटिलेशन क्यों होता है, ये भी रीजन लिख लेंगे। रीजन लिख लो, ऐसा होता क्यों है। बोले ड्यू टू परचेंस ऑफ dead space air, due to presence of dead space air, comma air entering into the, due to presence of dead space air, comma air entering into the lungs does not reaches till the alveoli completely, does not reaches till the alveoli completely. Therefore alveolar ventilation is always, therefore alveolar ventilation is always less than pulmonary ventilation,
यही रीजन होगा ना, रीजन तो यही होगा ना, जितना भी तुम एयर तुम इनहेल कर रहे हो उतने कंप्लीटली एयर ये एल्वियोलाई तक रीच नहीं कर रहा है, इसलिए जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा ये ग्रेटर देन दी एल्वियोलर वेंटिलेशन होगा, या एल्वियोलर वेंटिलेशन लेस देन दी पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, ये रीजन होगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, बात करें मैमल्स, और मैमल्स में भी स्पेशली बात करें ह्यूमंस में, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, लंग्स, तो यही। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे। अच्छा, मैंने ये बताया था क्या कि जो अपन के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं ये इंडो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, लिखवाया था कि नहीं, बताया था, तो लिख लेना, इंडो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। कहाँ पे, कहीं पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी कैसी होती है, इंडो मीजोडर्मल, मतलब कि इंडोडर्मल भी कुछ ऑर्गन्स है और कुछ ऑर्गन्स मीजोडर्मल भी है, यस और नो। ठीक है, तो जो अपन के क्या, जो मैमल्स में जो मैमल्स है, और मैमल्स में भी हम बात करते हैं स्पेशली ह्यूमन लंग्स के लिए। ठीक है, ह्यूमन लंग्स, ठीक है, अपन के जो मैमल्स की जो लंग्स होती है ना, ये इंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे कि ये कैसी होती है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। अपन के लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी या उसी को बोलते हो थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो ये कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, कैसे, जब इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ में आएगा। ट्रैकिया, ट्रैकिया कौन से थोरेसिक वर्टेब्री पर आकर ये बाइफरगेट करते हैं, ब्रोंकाई पे, कौन से फिफ्थ वर्टेब्री, वर्टेब्री पे ये बाइफरगेट करते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में बाइफरगेट करते हैं। अब ये जो देखोगे ना, ये लंग्स, हमें नॉच बनाने हैं, ये ऐसे भी नहीं नॉच बनाने, थोड़ी सी यहाँ पे नॉच देखने को मिलता है क्या, यस 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 यस, हाँ, ठीक है, और ये हुआ, ठीक है, जब ये, हाँ, अरे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, बाद में बताएंगे, चलो आगे। कभी भी ना पढ़ाते टाइम जब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना, ठंडा चीज़ें नहीं पीना चाहिए, वोकल कॉर्ड्स पे उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, नहीं, जब देखते हो कि गला फंस जाती है तो बोलता है कि वो गर्म पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीते हो तो गला ख़राब हो जाती है और ज़्यादा, और टीचर को तो और अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लंग्स, तो जब हम अपन के ह्यूमंस लंग्स देखते हैं ना, तो जो ये हुआ क्या, पहले ये ध्यान देना, ये क्या होगा बताना, ये कौन सा लंग्स होगा, राइट या लेफ्ट, ऐसे खड़ा हो जाओ और ये बताओ कि कौन सा होगा, ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक है, जो भी डायग्राम है अपने साइड में रखना, फिर देखना राइट कौन है लेफ्ट कौन है, तो ये क्या होगा बताओ, राइट,
ठीक है, राइट लंग। ये कौन सा लंग है? ये लेफ्ट लंग। राइट लंग्स की जो वेट होती है 625 ग्राम होती है राइट लंग्स की, ठीक है। हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखूंगा, पहले सुन लो मेरी चीज़ बोल रहा हूँ। लेफ्ट लंग की लंग्स, इसकी वेट होती है 575 ग्राम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये लेफ्ट लंग होती है, लेफ्ट लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है बीच में, इसके बीच मतलब मिडिल थॉरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, ये यस, ये लो, है क्या? बिल्कुल है। किस साइड में ये टिल्टेड है? टुवार्ड्स द लेफ्ट लंग्स। और टुवार्ड्स द लेफ्ट लंग्स टिल्टेड होते हैं, इसलिए इसलिए ये लेफ्ट लंग्स में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एक नॉच देखने को मिलता है ड्यू टू दी कार्डियक। कार्डियक बनी मीन्स हार्ट जो ये लेफ्ट साइड में ये टिल्टेड है, इसके कारण यहाँ पे लंग्स में यहाँ पे नॉच देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये नॉच पड़ते हैं ना कार्डियक नॉच, तो कार्डियक नॉच किस में प्रेजेंट होता है? हमेशा याद रखना, लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट होता है। नॉच, कार्डियक नॉच बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है कि हार्ट ये मतलब जनरली क्या समझ लेते कार्डियक नॉच, ये तो हार्ट में ऐसा नॉच होगा कुछ इस तरह से, नहीं। ये नॉच किस में देखने को मिलते हैं? लंग्स में देखने को मिलते हैं। जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे नॉच, ठीक है। यस, नॉच मीन्स नहीं होता, गड्ढा ही होता है, ठीक है। कार्डियक नॉच। इसी के कारण जो लेफ्ट लंग है ये 50 ग्राम लाइटर होते हैं देन द राइट लंग्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका वेट भी लिखते जाता हूँ कि इसकी वेट कितनी होती है बताना, 575 ग्राम। राइट लंग्स की इसकी वेट कितनी होती है? 625 ग्राम, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट है लेफ्ट लंग्स में, इसलिए इसमें क्या देखने को मिलते हैं? शायद 300 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। हाँ हाँ, 200 समथिंग ग्राम है, बट ऑन अराउंड मानते हैं इसको 300 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली। क्या? ब्रेन? नहीं, हाँ समथिंग वही होते हैं इसके वेट। नहीं, एवरेज वेट कंसिडर करी जाती है ना, जब भी इस तरह से बात करते हैं तो एवरेज वेट की बात करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं ना, एवरेज की बात करी जाती है ना। अब सबका थोड़ी होगा कि सेम ही वेट होगा, नहीं, सबका नहीं होगा सेम। क्या? हाँ, क्या गया? जब भी इस तरह से किसी भी ऑर्गन्स को वेट वगैरह के लेकर कंसिडर करी जाती है ना, वो एवरेज मानी जाती है कि मतलब कि मैक्स कुछ पीपल्स पे, कुछ 100 या 1000 पीपल्स को लेकर फिर उसके सारे का मतलब कि वो करी जाती है, फिर उसमें जो एवरेज आती है उसको कंसिडर करी जाती है। अब तुम बोलोगे कि जो ब्लड होती है ना, ब्लड, तो ब्लड के क्या सब में से सेम अमाउंट में ब्लड कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है क्या? नहीं। क्यों? तो क्योंकि सभी में अलग अलग होंगे ना, ठीक है। तो हाँ, कम रहते हैं देन दी मेल, कम होते हैं, हीमोग्लोबिन से भी कम होते हैं, मेल से फीमेल्स में हीमोग्लोबिन भी कम होते हैं। तो इसलिए ना उसके एवरेज कंसिडर करी जाती है, जो एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स की जो होती है ना, या मेल्स या फीमेल्स की, वो कंसिडर करी जाती है। अब देखो यहाँ पे कि जो हम देखते हैं ना इसके लंग्स, तो लंग्स में इसमें राइट लंग्स में इसमें 3 इसमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं, लोब या इसको तुम बोल सकते हो पार्ट, ठीक है। एक मिनट से स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इस लंग्स में देखते हो ना, राइट लंग्स में, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये,
और दूसरी ये। ठीक है, इसमें कितने पार्ट होते हैं? 2। पार्ट नहीं बोलकर हम इसको बोलते हैं लोब। ठीक है, पार्ट नहीं बोलकर हम इसे क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। एक मिनट। ठीक है, पार्ट ना बोलकर हम इसे लोब बोलते हैं। लोब को 3 लोब, 1 2 3, और लेफ्ट लंग्स में यहाँ पे 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ये अपर लोब, ये हो जाएंगे मिडिल लोब, एंड लास्ट क्या हो जाएगा ये बताना? लोअर लोब। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड में बात करते हैं, लेफ्ट लंग्स में, तो यहाँ पे अपर लोब, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दूसरी लोअर। अच्छा ना, ये एक मिनट, इसकी वजह से ना, लाइनिंग की वजह से तुम गलत मत समझना। यहाँ पे अब जब लंग्स को देखते हो तो लंग्स पे भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन, और जो इस पर मेम्ब्रेन या कवरिंग प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं प्ल्यूरा। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा बोलते हैं। तो जो लंग्स के जस्ट इसके यहाँ पे इसके जस्ट मतलब कि इस लंग्स पे जो फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं कौन सा? ये एक। फिर इसके बाद दूसरा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं ये, इस मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन ये लंग्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन। एंड 2 मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन, एंड आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन। विसरल मेम्ब्रेन एंड पेराइटल मेम्ब्रेन। इसी तरह से हार्ट भी, वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। वहाँ पे भी विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम 2% होते हैं। हाँ, उस पर बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये है विसिरल, और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं पेराइटल। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? जो कवरिंग ऑफ द लंग्स होते हैं इसको प्लूरा बोलते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर एंड इनर प्लूरा, और जो आउटर और इनर प्लूरा के बीच में जो यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो रही है इसी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ये क्या है ना? ये है प्लूरल कैविटी। और ये प्लूरल कैविटी, क्योंकि अगर प्लूरल कैविटी, अगर कोई कैविटी है, कोई ये ऑर्गन से ऊपर से उसके ऊपर डबल लेयर कवरिंग है, और वो कवरिंग के जो कवरिंग है डबल लेयर, उसके बीच में अगर कुछ चीज़ें ना रहे तो क्या होगा? जब भी ये क्या करेगा, लंग्स ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, यानी ये साइज इंक्रीज करेंगे एंड डिक्रीज करेंगे, तो ये दोनों को दोनों मेम्ब्रेन अपने में ये फ्रिक्शन करेंगे, और फ्रिक्शन करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो फ्रिक्शन होगा, अगर उसके बीच में अगर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो क्या फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। तो उस फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए इसके बीच में प्रेजेंट होती है यहाँ पे फ्लूइड्स, और ये फ्लूइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? इस प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लूरल कैविटी ये किससे फील्ड होते हैं? फील्ड विथ किससे? किससे फील्ड होते हैं? विसरल प्लूरा ही बोलते हैं क्या इसको? यस, इसे क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा बोलते हैं। नहीं, प्लूरल फ्लूइड्स बोलते हैं, प्लूरल्स फ्लूइड्स बोलते हैं, विसरल प्लूरा नहीं बोलते हैं। किससे फील्ड होते हैं? प्लूरल फ्लूइड्स। नहीं, विसरल फ्लूइड्स बोलते हैं, ये याद रखो। प्लूरल फ्लूइड्स इसको बोलते हैं यहाँ पे। और ये प्लूरल फ्लूइड्स का फंक्शंस क्या होते हैं?
ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं एक तो, ठीक है, और डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन दी मेम्ब्रेन। हाँ ओके, हाँ फ्लूइड। इसके फंक्शंस क्या होता है, दो फंक्शन इसके याद रखेंगे। एक तो फंक्शन क्या होगा, यस ये शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा क्या, रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन क्यों लिख दिया, रिड्यूस लिखना, रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। किसके बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच के ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे या डिक्रीज करेंगे फ्रिक्शंस को। अच्छा, ये जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड, तो इसमें किस टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं लिम्फ लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। इधर इधर इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ होता क्या है, लिम्फ होता क्या, कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड्स होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में, प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड क्या प्रेजेंट होते हैं दूसरा, एंड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है। अच्छा, लिम्फ कैसे बनता है वो भी पता है कि कैपिलरीज से लीक करके जो स्क्वीज आउट करके जो फ्लूइड एक्युमुलेट होने लगते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, वही क्या हो जाते हैं, लिम्फ फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, लिम्फ अगर है तो इसका फंक्शंस क्या होगा कि ये इन्फेक्शंस को क्या करेगा, हाँ इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। अच्छा, जब भी देखते हो कि क्या होता है ना कि अपन को इन्फेक्शन होती है लंग्स एंड लंग्स के सराउंडिंग में, जब इन्फेक्शन होती है तो प्लूरल फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, हाँ या ना, होता है, होता है। बी और टी लिम्फोसाइट दोनों के पास मेमोरी होते हैं। हाँ, बी लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए एक होता है सेलुलर, बताया था क्या, सेलुलर और नहीं, ठीक है रहने दो, ठीक है ठीक है, यहाँ पे जाकर एक बार रिवाइज करना, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो सुन लो। ये क्या होता है, जब भी इन्फेक्शन होती है लंग्स के सराउंडिंग में इन्फेक्शन होती है तो प्लूरल फ्लूइड्स की इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब भी ऐसा होता है ना कि जब भी इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन के साइड में वहाँ पे क्या हो जाती है, लिम्फोसाइट्स की नंबर इंक्रीज होती है, WBC की नंबर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब भी लंग्स और लंग्स के सराउंडिंग में जब भी इन्फेक्शन होती है तो प्लूरल फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये बताना क्या, लंग्स के इन साइड का जो यहाँ पे एल्वियोलाई लंग्स, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा क्या, और जब कंप्रेस होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा क्या, इसी को हम बोलते हैं डिस्पोनिया। ठीक है, डिस्पोनिया बोलते हैं इसको। डिस्पोनिया क्या होती है कि ये एक टाइप्स का डिजीज होती है, और डिजीज क्यों होती है, जब प्लूरल फ्लूइड्स की इन्फेक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ड्यू टू दी इन्फेक्शन अराउंड द लंग्स, एंड लंग्स में जब इन्फेक्शन हो जाती है तो यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन अमाउंट्स बढ़ जाती है, जिससे जो डिजीज होती है उसी को बोलते हैं डिस्पोनिया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पोनिया। और डिस्पोनिया का मतलब यही होता है, नहीं, डिस्पोनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और बढ़ जाने से क्या होगा, लंग्स कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ब्रीदिंग में जो डिफिकल्टीज होगा, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को ही बोलते हैं डिस्पोनिया। और जो इससे डिजीज होती है उस डिजीज को बोलते हैं प्लूरिसी या प्लूरल बोलते हैं। इसको देखने को मिलता है कभी कभी, किसी को ना सांस लेने में दिक्कत होती है, तो होता क्यों है, क्योंकि वो क्या होता है ना, लंग्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। हाँ, अस्थमा, तो अस्थमा ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, कभी कभी किसी को सुने हो कि सांस लेने में दिक्कत होता है, चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, हाँ वो भी तो अलग चीज़ है, जैसे कि निमोनिया वगैरह में लंग्स में पानी भर जाती है। तो पानी किस में भरता है, लंग्स के इनसाइड थोड़ी भरता है, वो कवरिंग जो होती है ना, प्लूरल कैविटी है ना, उसमें उस जो ये प्लूरल फ्लूइड्स है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है,
रिसेंटली में एक मतलब कि एक मेरे रिलेटिव में कुछ हुआ था, पहले खांसी उसी हुआ था, फिर इन्फेक्शन हुआ, लंग्स इन्फेक्शंस, बाद में पता चला कि लंग्स कैंसर हो गया। क्यों? तो उसके सांस लेने में दिक्कत आई, तो लग बता रहे थे लोग 2.5 kg या समथिंग 5 kg के अप्रॉक्सीमेटली पानी निकाला गया था। तो पानी कहाँ से निकाला गया होगा? लंग्स से थोड़ी है, इस इस प्लूरल फ्लूइड्स को निकाला गया होगा इसको। ठीक है। हाँ हाँ, वो बाद में क्लियरली वो डायग्नोज हुआ कि कैंसर हो ही गया है। ठीक है, तो कभी भी ये चीज़ें नहीं, मतलब कि बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर रहती है ना, कफिंग वगैरह रहती है ना, तो जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं, जितना भी जो भी एंटीबायोटिक देते हैं ना डॉक्टर, उस कंडीशन में उतने एंटीबायोटिक को खाना ही चाहिए। अगर तुम एंटीबायोटिक कम खाते हो या ज़्यादा खाते हो तो उससे दिक्कत तुम्हें ही होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? अगर तुम मान लो कि तुमको बोला कि डॉक्टर 15 एंटीबायोटिक खाने हैं, 15 दिन का एंटीबायोटिक है, अगर तुम 5 ही खाए ना, थोड़ा देर के लिए आराम हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जो डिजीज होगा ना, और ज़्यादा वो डेंजरस होगा फिर। ठीक है, ये पहले इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद का बताते हैं पहले। हाँ जाओ, जल्दी से आओ। यहाँ पे जो बताया ना प्लूरल कैविटी या प्लूरा बताया है ना, ये ठीक इस तरह से राइट लंग्स में, लेफ्ट लंग्स में भी होगा वो। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बताने हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है जेन्युइनली, बट जानना बहुत जरूरी रहता है। सो ह्यूमन लंग्स कैसे होते हैं? सॉलिड होता है कि सॉलिड होते हैं? स्पंजी भी होते हैं क्या? स्पंजी भी होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन लंग्स कैसे होते हैं? ये सॉलिड होते हैं, स्पंजी होते हैं, मस्कुलर होते हैं या नॉन मस्कुलर होते हैं? नहीं, मस्कुलर कैसे होगा? बिल्कुल इसमें मसल से होते ही नहीं है, नॉन मस्कुलर होते हैं। ये बताओ कि यहाँ पे एल्वियोलाई एल्वियोलाई प्रेजेंट है, वेसल्स ब्लड वेसल्स वेसल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स नहीं, जो ये रिस्पायरेटरी ट्री प्रेजेंट है, एल्वियोलर ट्री प्रेजेंट है, तो उसमें मसल्स है कहाँ पे? नहीं है। तो अपन के लंग्स कैसे होते हैं? ये होते हैं सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं एंड नॉन मस्कुलर होते हैं। ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद की कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। राइट लंग्स ट्राई लोब्स लोब्स होते हैं एंड लेफ्ट लंग्स बाई लोब्स होते हैं। डाई नहीं बोलते हैं, बाई बोलते हैं। यस। अपर लोब्स को एंटेरियर लोब बोल सकते हैं क्या? अपर लोब्स को एंटेरियर लोब बोल सकते हैं, लोअर लोब्स को पोस्टेरियर लोब्स बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे या कहीं पर मार्क करके लिखी भी लेंगे। हम्म हम्म
हम इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई कैविटी प्रेजेंट है क्या लंग्स में? कैविटी नहीं प्रेजेंट है। लंग्स एयर टाइट चैम्बर होते हैं क्या? एयर टाइट चैम्बर होता है क्या? यस। देखो कभी सुने हो कि किसी के फेफड़ा में अगर वो हो जाती है ना छेद, मतलब क्यों, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए अपन के लंग्स क्या होते हैं ना, एयर टाइट चैम्बर होते हैं। इसमें भी हो जाते हैं अननेचुरल, मतलब वो किसी डिजीज से या किस तरह से। क्या बोल रहे हो? पहले डायग्राम उतार दो पहले। हो गया, उतार लिया साथ साथ में? मैं तो गलत कर रहा। हाँ हाँ, कंसिपिकियस मतलब विजिबल रहते हैं, तभी तो मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं रहता कि ऊपर से तुम्हें दिखाई देगा, बट उसको डाइसेक्शन करेंगे, एनाटॉमिक्स अगर देखेंगे एनाटॉमी, तो उसमें दिखता है कि इसमें 3 लोब प्रेजेंट है। और उसके मतलब कि कौन सा किस टाइप्स के वहाँ पे फीजन प्रेजेंट होते हैं, वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल फीजन प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक फीजन प्रेजेंट होते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना ही जितना बता रहा हूँ उतना समझो। हो गया? चलो अब एक चीज़ बता रहा है। अपन के लेफ्ट लंग्स में, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में जहाँ से ये इंटर करते हैं ट्रैकिया, अच्छा क्या मतलब लंग्स में सभी जगह से ट्रैकिया या एक ही मतलब लेफ्ट ट्रैकिया, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस इंटर करते होंगे लंग्स में। जहाँ से लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस इंटर करते हैं लंग्स में, उस रीजन को बोलते हैं पल्मोनरी हाइलस बोलते हैं, पल्मोनरी हाइलस। तो पल्मोनरी हाइलस होगा क्या? ये 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 क्या है? ये है पल्मोनरी हाइलस। हाँ दोनों में से, मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि एक लेफ्ट लंग्स में ही जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग्स में दोनों में। अच्छा पल्मोनरी हाइलस में, पल्मोनरी हाइलस से क्या क्या चीज़ें इससे इंटर करेंगे लंग्स में? क्या क्या चीज़ें इंटर करेंगे? पहले तो ब्रोंकस इंटर करेंगे, फिर इसके साथ साथ और भी कुछ इंटर करते हैं, नर्व्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी इंटर करते हैं क्या? हाँ, कौन कौन से ब्लड वेसल्स ये इंटर करते हैं लंग्स में? इधर इधर कौन से ब्लड वेसल्स इंटर करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं? दो, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पल्मोनरी हाइलस में ना 3 चीजें तुमको यहाँ से इंटर करेंगे। एक तो ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस, दूसरा क्या बताओ? नर्व, अरे नर्व भी तो जाएंगे, एंड थर्ड क्या? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स हमने 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स पढ़े हैं। कौन कौन से ब्लड वेसल्स पढ़े हैं बताओ? एक तो पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और दूसरी कौन सा बताना? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ये लंग्स में एंटर करते हैं या लंग्स से बाहर निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी ये अंदर इंटर करते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। पल्मोनरी हाइलस, ठीक है, रीजन जहाँ से ना ब्रोंकस, नर्व और यहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करते हैं लंग्स में, तो वो क्या होता है? पल्मोनरी हाइलस होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लंग्स है, लंग्स के जस्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, इतना भी ऊपर नहीं होगा, ये लो, यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट ऊपर का जो भी पार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक, थोरेसिक बोलते हैं ना, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं या थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं इस, हाँ,
ये चेस्ट को एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं। जो इसके जस्ट ऊपर का पार्ट होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक, बोलो, कैविटी। और जस्ट इसके नीचे का जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं बताओ? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ये दो मतलब दो पार्ट्स को, दो चैम्बर्स को डिवाइड करते हैं, डायफ्राम डिवाइड करते हैं। ठीक है, हो गया। क्या इसका डिफरेंस लिख सकते हो कि यहाँ पे राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में डिफरेंस लिख सकते हैं? हाँ या ना? अरे लिख ही सकते हैं ना। क्या क्या लिख सकते हैं कि राइट लंग्स कंटेन 3 लोब्स, लेफ्ट लंग कंटेन 2 लोब्स। ठीक है, कार्डियक नोज इज प्रेजेंट इन दी लेफ्ट लंग्स। ठीक है, कार्डियक नोज एब्सेंट इन दी किसमें? राइट लंग्स। तो ये 2 3 4 डिफरेंसेस ये लिख सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, लीवर किस साइड में प्रेजेंट होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं? स्टमक किस साइड में प्रेजेंट होता है? राइट या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लेफ्ट लंग्स स्लाइटली अपर होते हैं देन द राइट लंग्स। हालांकि वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक। ठीक है, तो जब भी हम सांस लेते हैं ना तो क्या होता है, तो ये हमारे ऊपर की तरफ में आते हैं। ठीक है, तो जो एब्डोमिनल कैविटी, जो डॉम है ना, ये डायफ्राम है, डायफ्राम ये किस शेप में आएंगे? जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम किस शेप में आते हैं बताना? स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, और जब छोड़ते हैं तो क्या होते हैं? ये डॉम शेप में आते हैं। हार्ट के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेंगे कि हार्ट कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट कैसे होते हैं, लिखेंगे पहले। हाँ, हार्ट कैसे होते हैं पहले ये लिख लेंगे। मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिए हैं कि ये क्या होते हैं, इंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लंग्स, अच्छा हार्ट बोल दिया क्या? अरे लंग्स लिखो ना, ये भी सही, लंग्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? अभी मैंने क्या बोला? वो तो हो गया। अरे पहले ही लिख दिए थे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी स्टार्टिंग में बताए थे ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गए हैं, बताया था। ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन। हाँ, सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी या चैम्बर। नेक्स्ट, जैसे नहीं पॉइंट वाइज देकर पॉइंट लिखते हैं। हाँ, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी या चैम्बर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेयर्ड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। कोन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना, तो ये भी लिखेंगे, पेयर्ड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लंग्स आर सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड क्यों होते हैं? हाँ, लंग्स आर सॉलिड, कोमा स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्यों स्पॉन्जी होते हैं? हाँ, एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, और एल्वुलाई का अगर लंग्स को अगर तुम अगर निकाल कर डाल दोगे पानी में तो क्या करना है, फ्लोट करने लगते हैं। हाँ हाँ, मरे हुए आदमी के लंग्स निकाल के डाल दोगे तो भी उसके लंग्स तो वो फ्लोट करेंगे, क्योंकि उसमें एल्वेलाई में प्रेजेंट होते हैं एयर, और वो एयर वो मरने के बाद भी वो नहीं
मतलब वो, ठीक है। तो स्पॉन्जी एंड, हाँ एक इस पर एक इस पर केस बताएंगे आगे, आगे एक केस बताएंगे जब हम पढ़ेंगे ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, उस पर एक केस बताएंगे। मतलब केस क्या उसको, मतलब कि यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी के होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी तो होता है ना, कभी कभी ना जो बेबी बर्न करती है वो डेथ ही बर्न करते हैं, और जो डेड बेबी होती है ना उसमें एग्जैक्टली उस टाइम उसके लंग्स में कोई एयर फिल्ड नहीं होते, क्योंकि मदर ही उसको तब तक ले उसको गैसेस अम्बिलिकल कॉर्ड्स के थ्रू उसको प्रोवाइड करती थी। अगर वो डेड होती हैं तो उसके लंग्स में कोई एयर नहीं होते हैं, अगर उसके लंग्स को निकाल कर अगर पानी में डालोगे तो फ्लोट नहीं करते हैं। डेट मीन्स उसमें समझ में चलो क्या अभी लिखे थे, सॉलिड, स्पॉन्जी एंड नॉन मस्क्यूलर, एंड नॉन मस्क्यूलर, ठीक है। हाँ नहीं होते मसल्स, अरे मसल्स नहीं होते, कैसे कैसे बताना, नहीं नहीं इसमें मसल्स होते ही नहीं है। क्यों नहीं मसल्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या ही प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, हमने रेस्पिरेटरी ट्री देखे हैं, ब्रोंकियल ट्री, बस इतना ही चीज़ें प्रेजेंट है, तो कोई इसमें मसल्स नहीं होते। हाँ इसलिए, अच्छा नहीं ऐसे, हाँ टिश्यूज तो बताया तो नहीं है कि जो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रे और ट्री और ब्रोंकियल ट्री में एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह का जो भी पार्ट्स है बताया था वहाँ पे पार्ट करके। चलो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, ड्यू टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, lung is about 10% स्मॉलर दी, हाँ ये फिर से एक बार रिपीट करना, हार्ट लेफ्ट लंग्स is about 10% smaller than the right lungs, smaller than the right lungs, ठीक है भी, क्योंकि जो 625 ग्राम % होती है राइट लंग्स की वेट, और लेफ्ट लंग्स की वेट कितनी होती है 575 ग्राम, तो अप्रोक्सीमेटली 10% ये स्मॉलर होती हैं लेफ्ट लंग्स देन दी राइट लंग्स होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राइट लंग इज थिकर एंड ब्रॉडर, right lung is thicker and broader and it is also shorter than the left lung, it is also shorter than the left lung because diaphragm is higher on the right side, क्यों, क्योंकि लीवर किस साइड में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं राइट साइड में, राइट साइड में, ठीक है। तो क्या लिखिए अभी, diaphragm is higher on the right side, accommodating the liver, accommodating the liver that lies inferior to it, that lies inferior to it, inferior to it, किसके inferior होगा, राइट लंग्स की,
राइट लंग्स के इन्फीरियर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए थोड़ी सी मतलब कि इस तरह से देखने में लगता है कि ये शॉर्टर दिखाई देते हैं राइट लंग्स, बट होते नहीं है। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और इसमें ध्यान देना कि जो राइट लंग्स होते हैं, मैंने बोला कि ब्राइडरी स्लाइटली ब्रॉडर होते हैं एंड थिकर होते हैं, पहले ही इसमें लिखिए ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इच लंग इज प्रोटेक्टेड बाई, इच लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाई डबल लेयर कॉल्ड प्लूरा, प्लूरा ही बोल रहे हैं ना, प्लूरा। और ठीक है, कौन कौन से प्लूरा प्रेजेंट है? दो प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर प्लूरा प्रेजेंट है। तो प्लूरा नीचे लिखना, आउटर प्लूरा इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? आउटर प्लूरा को पेराइटल, एंड इनर प्लूरा को क्या बोलते हैं? विस्ट्रल। अगर ये पूछी जाए कि विच प्लूरा इज इन कांटेक्ट विद द लंग्स, तो कौन सा प्लूरा इन जो कांटेक्ट होते हैं लंग्स के? विसरल। अगर ये पूछी जाए विच प्लूरा इज इन कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग या थोरेसिक कैविटी, हाँ, पेराइटल। इसको अलग से लिखना पड़ेगा क्या? तो समझ में आएगा ना, स्वतंत्र समझ में आ जाएगा कि उसको अलग से लिखना पड़ेगा? समझ में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी लाए हो क्या? निकालो, उसमें देखो जहाँ पे स्टार्ट है लंग्स, लंग्स लंग्स ऑर्गन दिया है ना, एक बार रीड करो उसको। रीड करो, नहीं लाए हो क्या लंग्स? वो एनसीईआरटी नहीं लाए हो क्या? हो गया, रीड कर लिए? ऐसी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा हो वहाँ पे तो बता देना। क्या बताओ? The anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing, as we cannot directly pilot the pulmonary wall.
द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स, उससे पहले से, अच्छा ठीक है, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो समझ में आएगा वो, बट उससे पहले एक चीज़ तुमको नहीं मिला है क्या? नेगेटिव नेगेटिव प्लूरल प्रेशर कहीं नहीं मिला है? सर ये मेंशन है कि कैसे बना है, लैटरली रूट से बना है लंग्स और डॉर्सली वर्टिकल कॉलम से लैटरली स्टर्नम, ये और जो बात बोले नेगेटिव प्रेशर हाँ, आगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे दो दिया हुआ है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। सही नहीं, ये अभी समझ में आएगा। वो आगे हम जब वॉल्यूम पढ़ेंगे और कैपेसिटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलो यहाँ पे एक चीज़ वो पहले बताया था और वहीं सुन लो पहले। एक चीज़ ये जो प्लूरल फ्लूइड है, जब कब यहाँ पे स्वतंत्र, यहाँ पे इधर प्लूरल फ्लूइड क्या होगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होगा तो प्लूरल फ्लूइड क्या हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड्स, अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। क्या होगा अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड्स, क्या होगा बताना, स्वतंत्र? हाँ, अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड्स ये क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा, ठीक है। और जब स्वेलिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग होगा तो यहाँ पे डिस्फोनिया होगा। और डिस्फोनिया किसको बोलते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और जो इससे डिजीज यहाँ पे होगा ना, जो यहाँ पे डिजीज होगा, इस डिजीज को क्या बोलेंगे, कौन सा, प्लूरिसिस, प्लूरिसी या प्लूरल, इसी को बोलते हैं इफ्यूजन, प्लूरिसी या यहाँ पे प्लूरिसी या ये इधर इधर प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब सुनो, इसके बीच में यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड्स प्रेजेंट है ना, ठीक है। और ये प्लूरल फ्लूइड्स एक प्रेशर को जनरेट करता है, इसे हम बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। और ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर ये निगेटिव होते हैं, कितनी, -4 mm ऑफ Hg होते हैं। अच्छा, निगेटिव प्रेशर होती है तो निगेटिव प्रेशर वो अपने तरफ में खींचते, पुश करता है या पुल करते हैं, पुल मीन्स खींचना, ठीक है। जैसे कि ना वो वैक्यूम प्रेशर होती है, तो वैक्यूम प्रेशर वो निगेटिव प्रेशर होती है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। और ये जब फैन चलता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है, वो प्रेशर अप्लाई पॉजिटिव प्रेशर होते हैं। तो जो ये प्लूरल फ्लूइड्स होते हैं ना, प्लूरल फ्लूइड्स ये क्या करते हैं ना, निगेटिव प्रेशर्स को जनरेट करते हैं, निगेटिव प्रेशर्स को। और यही निगेटिव प्रेशर्स लंग्स को कोलैप्स करने से रोकता है, ये निगेटिव प्रेशर, ठीक है। लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव प्रेशर्स अप्लाई करते हैं, कौन, प्लूरल फ्लूइड्स अप्लाई करते हैं ये।
हाँ हाँ हाँ, अगर ये ना रहे तो लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होती है, मतलब लंग्स की जो प्रेशर होती है वो पॉजिटिव प्रेशर होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर होती है, मतलब वो नेगेटिव में नहीं, जीरो भी होगा ना तो पॉजिटिव के टुवर्ड्स है ना, तो जीरो या जीरो से थोड़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होते हैं वो पॉजिटिव प्रेशर होते हैं, और इंट्रा पुलरल प्रेशर होते हैं ये नेगेटिव प्रेशर होते हैं। एंड ड्यू टू दी इंट्रा जो ये इंट्रा पुलरल प्रेशर्स, ये लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और हाँ, इंट्रा पुलरल प्रेशर, हाँ एक मिनट को, प्रेशर होगा ना, ठीक है, इंट्रापुलर प्रेशर। और ये इंट्रापुलर प्रेशर की इसकी वैल्यू कितनी होती है, -4 mm ऑफ Hg होते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड्स है ना, ये अप्लाई करते हैं किसके बीच में लगेगा, ये मतलब कि लंग्स, हाँ जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर क्यों, इधर इधर, नेगेटिव प्रेशर क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इतना ही होती है। ठीक है, -4 mm ऑफ Hg होती है, और -4 mm ऑफ Hg क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है। तो नेगेटिव वैल्यू के कारण, मतलब नेगेटिव यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होती है, इसी कारण जो लंग्स होते हैं ना कभी कोलैप्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट ये भी लिख लेना, ड्यू टू दिस negative pressure lungs never collapse। ठीक है, लंग्स ये कभी कोलैप्स नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पुलअप करते हैं ना, पुलअप करेंगे या पुशअप करेंगे, ये पुलअप करेंगे। हो गया होगा तो बताओ। चलो, लंग्स हो गया, अब इसमें हमें पढ़नी है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हो गया स्वतंत्र। दूसरा मैंने प्रेशर कौन सा बताया, जब तुम वहां पर पढ़ेगे ना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो उसमें एक और प्रेशर देखने को मिलेगा, कौन सा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। हाँ ठीक है, और ये क्या होगा, ये हमेशा याद रखना कि ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव प्रेशर होते हैं ये। नहीं, अब पॉजिटिव प्रेशर हो तो क्या करेगा वो, ये पुल करेगा, और ये क्या करेगा, पुश करेंगे। हाँ, तो क्योंकि पुश कितना भी करेगा, मतलब उसकी वैल्यू होती है ना जीरो, जीरो के अप्रॉक्स होती है, तो बहुत पॉजिटिव के टुवर्ड्स है, बट बहुत ज़्यादा पुश तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा ना, इंट्राप्लूरल फ्लूइड्स, इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये खींचेंगे, पुल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स कभी नहीं करते हैं ये, है ना। अगर एक ही प्रेशर रहता, अगर क्या रहते हैं वहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ही रहता है ना, तो क्या होता है, लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। यहाँ पे दोनों प्रेशर काम करते हैं, इसलिए लंग्स कभी कोलैप्स करते ही नहीं है। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ने यहाँ पे एल्वियोलाई, नहीं लिखे थे क्या, जल्दी से करो यार। हाँ, ऊपर से नहीं ना कुछ था, विसरल प्लूरा किस साइड में प्रेजेंट होते हैं, टुवर्ड्स दी, या किसके कांटेक्ट में होती है, हाँ कांटेक्ट विद दी लंग्स। पैराइटल प्लूरा
इज इन कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, ये हमेशा याद रखेंगे। हो गया? हमें क्या बताना है? लंग्स। और ये एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, यहाँ पर ध्यान देना, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसे दिखाई देते हैं? क्या ये थीन होती हैं, इरेगुलर होते हैं एंड वेस्कुलराइज्ड बैक होती है, मतलब कि इस एल्वियोलाई के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ें, क्या हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इसको बोल सकते हैं क्या? क्योंकि जो मेन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है किसके थ्रू होती है? इसी के एल्वियोलाई के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो एल्वियोलाई होता क्या है? ये स्ट्रक्चरल, अभी मत लिखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। कितनी एल्वियोलाई के नंबर प्रेजेंट होती है? अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द बोथ लंग्स। हाँ, 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन दी बोथ लंग्स, ठीक है। तो जब भी इस तरह से डाटा पूछी जाए ना कि हाउ मेनी एल्वियोलाई प्रेजेंट इन अ सिंगल लंग्स, तो कितना हो जाएगा? 150, हाँ 1.5 मिलियन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कितनी प्रेजेंट होती है? 300 मिलियन प्रेजेंट एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग। एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये कैसे देखने को मिलता है? ये होते हैं थीन इरेगुलर वैस्कुलर बैग्स होते हैं क्या? बिल्कुल, कोई स्ट्रक्चर इसकी फिक्स नहीं होती है, तो ये कैसे होते हैं? थीन इरेगुलर वैस्कुलर बैग होते हैं। दूसरी, ये प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि प्राइमरी साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज होती हैं क्या? बिल्कुल। ये अच्छा, जो इससे पहले भी तो और जगह, जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से, तो वहाँ से भी तो गैसेस की एक्सचेंज होती है, एट्रिया के थ्रू भी तो एक्सचेंज होती है, बट मैक्सिमम गैसेस किसके थ्रू एक्सचेंज होती है? तो इसी एल्वियोलाई के थ्रू होती है। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे कि प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि ये यहाँ पे एक टाइप के ना, यहाँ पे माइक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, और जो यहाँ पे माइक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं डस्ट सेल्स बोलते हैं। हाँ, माइक्रोफेज के अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, उसके रीजन के बेसिस पर अलग अलग उसको नाम देते हैं। जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफेज होता है ना, क्या होते हैं? ये फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, और जो लंग्स में जो फैगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं डस्ट सेल्स, या माइक्रोफेज ऑफ एल्वियोलाई भी बोलते हैं इसको। हाँ, बेसोफिल्स, हाँ, ये WBC के टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलो, और ये ग्रेनुलो साइट्स पड़े होंगे उसी के टाइप्स होते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? डस्ट सेल्स। और डस्ट सेल्स होते क्या? ये
ये होते हैं मैक्रोफेज ऑफ लंग्स को बोलते हैं डस्ट सेल्स। और ये क्या होते हैं, क्या एल्वेलाई बोलेंगे, ये याद रखना, ठीक है, लंग्स या एल्वेलाई कुछ भी, ठीक है, तुम एल्वेलाई, ठीक है, या आप एल्वेलाई ही रखेंगे, याद रखेंगे। और ये होते क्या बताना, ये फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर इसके स्ट्रक्चर्स दिखते हो, अगर इसके स्ट्रक्चर्स देखते हो यहाँ पे, कि स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ दिखाई देते हैं क्या? और इस एल्वुलाई पे या एल्व्यूलस पे दो टाइप्स के सेल्स दिखने को मिलते हैं।